हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 2 रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अपन हम वहाँ तक पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी इंस्पायरिंग टू मैक्सिमम टाइडल वॉल्यूम तथा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर कॉल्ड वाइटल कैप। मतलब ये बोल रहा है कि जब हम मैक्सिमम इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम इंस्पायर मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायर कर रहे हैं, फिर हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं मैक्सिमम, उसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। देखो कितना एक्सपायर कर सकते हैं, तो हमने टाइडल वॉल्यूम लिया, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिया तो उसको एक्सपायर करेंगे, प्लस हमारा आ जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन तीनों को मिलाकर हमारी बन जाएगी वाइटल कैपेसिटी। दूसरी डेफिनेशन भी होती है इसकी। दूसरी डेफिनेशन होती है कि जब हम अ पर्सन कैन एक्सपायर मैक्सिमम, ठीक है, एक पर्सन मैक्सिमम एक्सपायर करता है जिसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आती है, देन द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन नाउ इंस्पायर, उसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब होगा एक पर्सन मैक्सिमम एक्सपायर करता, अब कितना इंस्पायर कर सकता, वो कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें आ जाएगा हमारा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, और हमारी आ जाएगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या हो गई? एक पर्सन मैक्सिमम इंस्पायर कर रहा तो कितना एक्सपायर कर सकता, ये पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन हो गई कि एक पर्सन मैक्सिमम एक्सपायर करता, अब कितना इंस्पायर कर सकता है, तो उसे बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। अब आते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसका मतलब होता है आफ्टर इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एयर नाउ प्रेजेंट इन लंग्स, उसे बोलते हैं टोटल लंग। मतलब बोल रहा है कि हमने टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन दोनों को इंस्पायर किया, ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे लंग्स के अंदर एयर बचेगी उसे बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस आ जाएगी रेसिडुअल वॉल्यूम। इन चारों को मिलाकर हमारी होती है टोटल लंग कैपेसिटी। अब बात करते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होती है? तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन देखो हमारी किससे किससे बनती है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमारी देखो सबसे पहले होती, सबसे अंदर होती एल्वोलाई। एल्वोलाई की सिंपल एपिथेलियम होती है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती दोनों के बीच में, और फिर हमारी होती है पल्मोनरी कैपिलरी। तो पल्मोनरी कैपिलरी, इन तीनों को मिलकर हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनती है। तो इसमें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या कहा जाएगा? स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इस सिंपल एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक, इसे एंडोथेलियम भी बोलते हैं। तो हमारा क्या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और आ जाएगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। और इस जब ब्लड कैपिलरी की स्क्वेमस एपिथेलियम को एंडोथेलियम बोलते हैं। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी होती है? जो थिकनेस होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की वो 0.2 मिलीमीटर, मतलब लेस देन होती है 1 मिलीमीटर से कम होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन किस बनती है? तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है हमारे एल्वोलाई एंड एल्वोलाई की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को सपोर्ट करती है। इसके अलावा पल्मोनरी जो पल्मोनरी हमारी कैपिलरी होती है उसको भी सपोर्ट। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दोनों के कारण बनती है, एल्वोलाई के कारण, एल्वोलाई के सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को सपोर्ट करती है। इसके अलावा हमारी जो एंडोथेलियम होती है उसको भी सपोर्ट करती है। तो ये चीज हो गई। अब इसमें बोला गया वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल। तो वही चीज़ बोला गया, जो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन या इंस्पायर करते हैं तो उसमें हमारी कौन हेल्प करता है? एडिशनल मसल हेल्प करती हैं, एब्डोमिनल एडिशनल मसल हेल्प करती हैं। अब जो होता है स्पायरोमीटर हेल्प करता है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। मतलब क्या करता है? क्लिनिकल असेसमेंट करता है, मतलब देखने में काम आता। जबकि पल्मोनरी कैपेसिटी क्या करती हैं? क्लिनिकल डायग्नोसिस में काम करता, मतलब उसको ठीक करने के काम में आती हैं, पल्मोनरी कैपेसिटी आती हैं। और स्पायरोमीटर क्या करता है? हमको उसको देखने के काम आता है। असेसमेंट में हमारा स्पायरोमीटर आता है और डायग्नोसिस में हमारा पल्मोनरी कैपेसिटी आती है। कॉन्सेप्ट ऑफ अ पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो 760 mmHg होता, वो कई सारे गैसेस के प्रेशर को इक्वल करने से बनता है। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑर्गन, कई सारे गैसेस के मिलने के कारण बनता।
अब बात करते हैं, अगर हम किसी गैस का पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज द प्रेशर इज जनरेटेड बाय गैस मॉलिक्यूल व्हेन दे हिट वॉल ऑफ कंटेनर। मतलब ये बोल रहा है अगर हम किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालते हैं तो जो प्रेशर जो गैस है जो प्रेशर एग्जर्ट करती है वॉल ऑफ कंटेनर पर उसे ही पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इफ वी लुकिंग अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, वी शुड फॉरगेट अदर गैस, हमको अदर गैस को भूलना पड़ेगा एंड इन अ कंटेनर एंड फाइंड आउट प्रेशर प्रेशर क्रिएटेड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिस विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को तो अदर मॉलिक्यूल को अपन फॉरगेट कर दें, मतलब भूल जाएंगे और देखें कि ऑक्सीजन वॉल ऑफ कंटेनर पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। ठीक है, यस। अब आते हैं थोड़ा सा इसको फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं या फिर एल्वोलाई होते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है। तो ऑक्सीजनेशन मतलब होता है, ऑक्सीजनेशन का मतलब होगा कि ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ पर मिलता है, ब्लड में ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर देखो ऑक्सीजनेशन यहाँ पर होता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है हमारे लंग्स पर। ठीक है, यस। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 159 होता है। ठीक है, एल्वोलाई के अंदर वो 104 हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 हो जाता है और टिश्यू के अंदर 40 mmHg रहता है। अब CO2 की बात करते हैं, जो CO2 होती है उसका एटमॉस्फेयर के बाहर एटमॉस्फेयर में 0.3 होता है, एल्वोलाई के अंदर 40 होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 45 होता और टिश्यू के अंदर 45 होता। ये चीज़ हो गई। तो इन इसको याद करना है। ठीक है, यस। तो एटमॉस्फेरिक नहीं सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 159, 104, 95, 40 एंड 40 mmHg होता है। जबकि CO2 की बात करते हैं तो 0.3 होता है, 40 होता है, फिर हमारा 40 होगा, फिर 45 एंड 45 हो जाएगा। अब आते हैं डिफ्यूजन का मतलब क्या। डिफ्यूजन का मतलब होता है डिफ्यूजन ऑफ गैस, तो गैस विल डिफ्यूज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर हाई पार्शियल प्रेशर टू इट्स लो पार्शियल प्रेशर। डिफ्यूजन कहाँ से होती है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर होती है। ठीक है, हाई से होती मतलब 100 से, जैसे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ 100 है और यहाँ पर 20 है तो 100 से 20 की तरफ आएगी। जैसे यहाँ पर 5 है और 10 है, 10 से 5 की तरफ जाएगी। यहाँ पर 10 है और 8 है तो 10 से 8 की तरफ आएगी। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर को हम गैस कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस का डिफ्यूजन कैसे होता है, तो गैसेस हमारे हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर जाती हैं। इसमें थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी इसमें हेल्प करती है। जितना कम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी उतना ही अच्छा क्या होगा डिफ्यूजन। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी अफेक्ट करती है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैस में 3 चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला पार्शियल प्रेशर, दूसरा होगा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, तीसरा होगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यहाँ बोला गया इफ अ गैस डिफ्यूजिंग इन अ मीडियम A to V, ठीक है, इज मोर सॉल्युबल इन V, मतलब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसका वेरी एफिशिएंट है। ठीक है, यस। इफ the gas is not soluble in V, then diffusion is less। तो बोला गया है अगर गैस हमारा A से B जा रही है मतलब B की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, अगर नहीं जा पा रही तो B की सॉल्युबिलिटी हमारी कम होगी। जो CO2 होती है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है 20 से 25 टाइम ऑक्सीजन की तुलना में। ठीक है, तो 20 से 25 गुना ज़्यादा सॉल्युबल होती है हमारी CO2। अब देखो तो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एल्वोलाई के अंदर हमारे कैसे आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारा राइट वेंट्रिकल से आता है पल्मोनरी ट्रंक की सहायता से। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक के पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से आता। तो देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर हमारा जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है 40 होता है और एल्वोलाई के अंदर हमारा 104 होता है। इस कारण क्या करते एल्वोलाई से हमारी गैस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाती है जिसके कारण ऑक्सीजनेशन हो जाता। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, यस।
और पल्मोनरी कैपिलरी हमारी कैसी बन जाती है, हमारी ऑक्सीजनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन इंटर इनटू ब्लड एंड गोइंग इनटू आरबीसी। जो ऑक्सीजन ब्लड में आती है वो आरबीसी में चली जाती है। तो 90% ऑक्सीजन गो इनसाइड आरबीसी। तो 97% हमारी जो ऑक्सीजन होती है आरबीसी के अंदर चली जाती है। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड कर्वसल बोलते हैं। आरबीसी के पास हमारे क्या होते हैं, आरबीसी के पास एक प्रकार का प्रोटीन और पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये क्या करता है, जो ब्लड को रेड कलर यही देता है। ठीक है, तो आरबीसी के पास हमारे प्रोटीन होते हैं और पिगमेंट होते हैं, और इस पिगमेंट को हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और जो हीमोग्लोबिन होता है ये ब्लड को रेड कलर देता है। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक होते हीम पार्ट होता है, एक ग्लोबिन पार्ट होता है। जो हीम पार्ट होता है वो 5% पाया जाता है। इसके अंदर हमारा आयरन 2+ तथा पोरफायरिन रिंग पाया जाता है, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग। ठीक है, यस। फिर आते हैं ग्लोब्यूलिन पार्ट। ग्लोब्यूलिन पार्ट होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और इसके अंदर हमारे क्या, इसके अंदर 4 प्रोटीन की चेन पाई जाती है। इसमें 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती हैं। ठीक है, और यही चीज हो गई। जो ऑक्सीजन हमारा बाइंड करता है हीम पार्ट के आयरन 2+ से हमारा ऑक्सीजन बाइंड करता है। ठीक है, यस। अब हर एक जो हीमोग्लोबिन होता है, हर एक हीमोग्लोबिन वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। और इनसाइड आरबीसी जो O2 बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन से, वो कैसे, रिवर्सिबल मैनर में जानते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिलकर हमारा क्या बन सकता है, HbO2 बन सकता है, और HbO2 टूटकर हमारा Hb+O2 बना सकता है। ये कैसे होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस में होती है। फिर इसमें बोला गया जो 97% ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी, मतलब आरबीसी के अंदर जाती है किसमें, HbO2 के रूप में। ठीक है, यस। और रेस्ट जो 3% ऑक्सीजन होती है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर जाती है। ठीक है, यस। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो 90% हमारा HbO2 के रूप में जाता है, और 3% हमारा प्लाज्मा के रूप में जाता है। तो वही चीज हो गई। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करते हो, देखो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 40 था, यहाँ पर कितना था, 104 था। इस कारण ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर ऑक्सीजन आने के बाद क्या, आरबीसी के अंदर चली गई। आरबीसी के अंदर हमारी कितने गई, 97% गई, जिसके कारण 97% हमारा HbO2 के रूप में ट्रांसफर हुआ, और 3% हमारी प्लाज्मा के रूप में रही, और वो 3% हमारी प्लाज्मा के रूप में डिवोल्व जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास जो ब्लड होता है उसके प्लस प्लाज्मा होती है, इस कारण ब्लड में 3% ऑक्सीजन डिजोल्व होकर जाती है। इस प्रकार 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो 100 ml ब्लड होता है उसके अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है, याद रखना। और इस प्रकार एक हीमोग्लोबिन की बात करें उसके अंदर 1.34 ml ऑक्सीजन होती है। कितनी होती है, 1.34 ml ऑक्सीजन होती है। अब आरबीसी के पास 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। ठीक है, यस। मतलब हीमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। एक ग्लोबिन पार्ट होता, जो हीम पार्ट होता उसके अंदर आयरन तथा पोरफायरिन रिंग होती है, और आयरन 2+ से ही ऑक्सीजन बाइंड करता है। इस प्रकार बोल सकते हैं कि जो 12 से 16 ग्राम ऑक्सीजन होते हैं उसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन ले जाता है। मतलब जो टोटल 100 ml ब्लड होता है तो हमारा 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितना करता है, 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। इस प्रकार एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन बाइंड करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो किसमें, इस साइड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, इस साइड होता है परसेंटेज पार्शियलेशन। मतलब जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा वैसे वैसे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अपना बाइंड चालू हो जाएगा। ठीक है, यस। ठीक है, यस। जैसे 20 mmHg पर 20% सैचुरेशन, मतलब 20% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं। 26 mmHg पर 50% जुड़ जाते हैं, और 40 mmHg पर 75% ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, और 100 mmHg पर 98% ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में इस साइड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इस साइड होता है परसेंट सैचुरेशन। इसका मतलब है जैसे जैसे हमारा क्या, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ेगा। परसेंटेज सैचुरेशन का मतलब है कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होगा। तो 20 mmHg पर 20% सैचुरेशन होता, 26 mmHg पर 50% होता, और 40 mmHg पर हमारा 75% होता, और 100 mmHg पर 98% ऑक्सीजनेशन, या फिर 100 mmHg पर 100% सैचुरेशन होता है।
जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता वो एस शेप का होता है, ठीक है, इसे सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। P50 वैल्यू का मतलब है कि ऑक्सीजन का वह पार्शियल प्रेशर जहां पर परसेंटेज सैचुरेशन हमारी 50% होती है। तो P50 वैल्यू कितनी होती है, 26 mmHg जो होती है P50 वैल्यू होती है, क्योंकि वहां पर परसेंटेज सैचुरेशन हमारा 50% होता है। तो अब हम थोड़ा सा ऑक्सीजनेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़। देखो तो हमारा जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन ये तो पड़ा है। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है पल्मोनरी वेन की सहायता से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, मतलब हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, अब ये कहाँ पर जाता है, अब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एरोटा में आता है। एरोटा से क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू के पास, जैसे लीवर के पास, स्टमक के पास और मसल्स के पास पहुंच जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वहां से देखो, अब वहां से उन्होंने ऑक्सीजन का यूज कर लिया। अब ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं तो वहां से बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, वीना केवा की सहायता से, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जाता है हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल की सहायता से, राइट वेंट्रिकल से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, या फिर बोल सकते हैं पल्मोनरी ट्रंक होता है, वो कहाँ पर ले जाती है, हमारे लंग्स के पास ले जाते हैं, और लंग्स में यहाँ पर दोबारा ऑक्सीजनेशन होता है, फिर उसी तरह फ्लो चलने लगता है, ठीक है। यस, तो ये हुआ ऑक्सीजनेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब टिश्यू के अंदर, जैसे ये टिश्यू हमारे ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्या करते हैं, टिश्यू जो होते हैं इस ऑक्सीजन की सहायता से, ये देखो इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, और वहां से हमारी एटीपी बनाते हैं। देखो तो ग्लूकोज उनके पास क्या था, ग्लूकोज इंटेक करते हैं तो ग्लूकोज रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं, जिससे CO2 बनता है, प्लस H2O बनता प्लस AT। इस CO2 को इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, या जिसके कारण डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, और इस ATP और वाटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजनेशन। अब हम पूरा पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है। देखो तो हमने पढ़ा था कि एल्वोलाई के अंदर हमारा, देखो एल्वोलाई के अंदर हमारा 104 होता है, ठीक है, यस, और इसके अंदर जो 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 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसके अंदर हमारा 40 होता है। इस कारण यहाँ से यहाँ पर ब्लड आ जाता, 104 से 40 की तरफ आया, जिसके कारण हमारा ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होता। तो 97% हमारे HbO2 के रूप में जाता, और रेस्ट 3% हमारी डिजोल्व प्लाज्मा के रूप में जाता। तो ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा हो गया ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होगा, क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ऑफ ब्लड हो गया। तो इस प्रकार हमने पढ़ा था जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, यस। अभी क्या होगा, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू के पास जाएगा, ठीक है, यस। टिश्यू हमारी कैसी थी, टिश्यू अभी हमारी क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में थी, ठीक है, यस। तो शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है, यस, यहाँ से पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हमारा कहाँ पर होता है, एल्वोलाई के अंदर होता है, ठीक है, यस। जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं 90% ऑक्सीजन HbO2 रूप में जाती है, और रेस्ट 3% हमारी प्लाज्मा में डिजोल्व होकर जाती है। इस प्रकार जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी करता है 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, यस। अब टिश्यू की पास करते हैं। टिश्यू में बात करते हैं, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मसल टिश्यू या किसी भी टिश्यू के पास पहुंचता है, तो देखो CO2 स्टार्ट टू डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यू से ब्लड, क्योंकि देखो टिश्यू के अंदर, हमारे टिश्यू के अंदर, और देखो टिश्यू के अंदर, देखो इधर यहाँ ये लाइन पढ़ ली हमने, व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच टू मसल टिश्यू CO2 स्टार्ट डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, हाई पार्शियल प्रेशर रो प्रेशर। देखो यहाँ पर बात कर ले, देखो यहाँ पर हमने लिखा, देखो तो टिश्यू के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन कितना, 45 है, ठीक है, यस। जबकि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्लड के अंदर कितना, ब्लड के अंदर हमारा जो CO2 का कंसंट्रेशन 40 है। देखो तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। इस कारण क्या करती है, जो इस प्रकार जो CO2 होती है वो डिफ्यूज करती है टिश्यू से, कहाँ पर आती है, टिश्यू से ब्लड में जाती है। तो वही चीज़ बोला गया, यहाँ पर बोला गया व्हेन, जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मसल्स के पास या टिश्यू के पास पहुँचता, CO2 हमारी टिश्यू से ब्लड की ओर आने लगती है, ठीक है, यस। जो द इनकमिंग CO2 है वो रिएक्ट करती HbO2 से, HbO2 ब्लड के अंदर था, ठीक है, इस HbO2 से रिएक्ट करती और हमारी HbCO2 बनाती है, ठीक है, यस। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज, और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या, जो CO2 आई, ठीक है, ये जो CO2 आई HbO2 से रिएक्ट की और हमारा बन गया क्या, HbCO2, और CO2 रिलीज हो गई। फिर बात करते हैं
फिर हमने क्या बोला, यहाँ तक हो गया, ठीक है यस। तो जो फर्स्ट फैक्टर HbO2 डिसोसिएशन के लिए क्या है, CO2 इज द फर्स्ट फैक्टर। फिर जो 23% जो CO2 होती है वो कंबाइन होती है HB 23% जो CO2 कंबाइन होती है HB से और हमारी HbCO2 बनाती। तो कितने परसेंट HbCO2 बनता, 23% हमारा HbCO2 के रूप में बनता। फिर ऑक्सीजन टू बाइंड, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन टू बाइंड टू हीम ग्रुप, बट जो CO2 होता है वो ग्लोबिन पार्ट से जुड़ता है। तो यहाँ पर बात करें जो देखो जो ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन के आयरन 2+ से जुड़ता है, हीम ग्रुप से जुड़ता है, जबकि जो हमारा CO2 होता है वो ग्लोबिन पार्ट से जुड़ता है, ठीक है। जो बची हुई इनकमिंग CO2 थी वो कंबाइन करती है वाटर से एंड H2CO3 बनाती है। रिएक्शन होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की सहायता से, ठीक, इनसाइड आरबीसी। जो हमारी देखो 23% हमारा HbO2 बन गया। जो बची हुई CO2 आती है वाटर से रिएक्ट करती है और H2CO3 बनाता है। जो H2CO3 होता है फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में रिएक्शन करता है और हमारा H+ बनता है और HCO3 बनाता है, ठीक है यस। तो यही चीज बोला गया, जो H2CO3 फर्दर ब्रेक करता है H+ और HCO3- में, और इसमें कौन हेल्प करता है, इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज हेल्प करता है, ठीक है। तो the H2CO3 further break into H+ and HCO3- ion. The HCO3- ion goes into plasma. जो HCO3- बना था वो प्लाज्मा के अंदर चला जाता और इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारा क्लोरीन होता वो अंदर आता। इसे ही क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। तो क्लोराइड शिफ्ट कहाँ पर होती है, क्लोराइड शिफ्ट जो होती है, क्लोराइड शिफ्ट हमारे ब्लड में होती है, ठीक है यस, ब्लड में होती है। ब्लड क्या, तो ब्लड के अंदर मतलब आरबीसी के अंदर अपना क्लोरीन आता है और प्लाज्मा के अंदर HCO3- चला जाता है, ठीक है। तो देयर जो रिमेनिंग HbO2 थे, क्योंकि 23% ही HbCO2 बने थे, तो जो रिमेनिंग HbO2 होते हैं वो H+ से रिएक्ट करते हैं और HbH+ बनता है। जो HbH+ होता है इसे प्रोटोनेटिक हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ठीक है यस। तो HbO2 के लिए डिसोसिएशन के जो सेकंड फैक्टर है वो हमारा क्या होता है, H+ होता है, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, और रेस्ट जो 7% CO2 होती है वो क्या, टू ब्लड, मतलब जो 7% CO2 होती है वो टिश्यू से ब्लड में आती है ऑलरेडी डिजोल्व प्लाज्मा के रूप में। जो 7% CO2 होती है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर हमारे कहाँ पर आती है, ब्लड के पास आती है, ठीक है। तो डायरेक्टली डिजोल्व इन प्लाज्मा। O2 रिलीज गो इनटू टिश्यू फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर। जो O2 रिलीज हुई ब्लड से वो टिश्यू के पास चली जाती, क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है टिश्यू के अंदर, इस कारण यहाँ से यहाँ चली जाती है। तो HbO2 डिसोसिएशन का अनदर फैक्टर है लो कंसंट्रेशन ऑफ PO2 इन टिश्यू लेवल, ठीक है यस। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो HbO2 को क्या, HbCO2 को हम कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जो Ca होता है उसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं। जो HbH+ होता है उसे प्रोटोनेटिक हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इसके माध्यम से पढ़ते, देखो तो एल्वलाई से हमारा क्या, एल्वलाई के अंदर हमारा जो पार्शियल प्रेशर था 104 था, किसका, O2 का। और जो हमारा क्या था, जो हमारा प्लाज्मा के अंदर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसके अंदर हमारा क्या था, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 40 था। इस कारण यहाँ से 104 से 40 की तरफ आता और हमारा क्या बनता, HbO2 बनता कितना, 97%, और 3% हमारा 3% हमारी डिजोल्व प्लाज्मा के रूप में जाती है। ये हमारा ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होगा। अब ये जो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड है अब ये क्या करेगा, टिश्यू के पास पहुंचेगा। तो टिश्यू के पास CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर CO2 कंसंट्रेशन कम होता है। इस कारण CO2 हमारी डिफ्यूज होती है, और जो CO2 डिफ्यूज होती है वो HbO2 से रिएक्ट करती है, और HbCO2 बनाती है। HbCO2 कितना, 23% बनता। इस प्रकार सकते HbCO2 डिसोसिएशन के लिए जो फर्स्ट फैक्टर होता है वो हमारा CO2 होता। जो रेस्ट इनकमिंग CO2 है वो रेस्ट इनकमिंग CO2 वाटर से रिएक्ट कराती है और H2CO3 बनता है। ये H2CO3 फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में H+ और HCO3- में से उठता। जो HCO3- होता है वो RBC से प्लाज्मा में जाता, उसके कारण RBC के अंदर हमारा क्लोरीन आता जिसे क्लोराइड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है यस। जो यहाँ से H+ बना था वो HbCO2 से रिएक्ट करता और हमारा क्या बनाता, HbH+ बनता, और हमारा ऑक्सीजन हमारी क्या
निकल जाती है, ठीक है। यस, तो अब ये जो और अब जो ये ऑक्सीजन निकली है, ऑक्सीजन जो यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है, ये क्या करती है, टिश्यू के पास पहुँच जाती है, क्योंकि यहाँ की इसका जो पार्शियल प्रेशर है यहाँ पर ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है, इस कारण यहाँ से वहाँ चली जाती है, ठीक है। यस, और जो हमारा देखो कितनी परसेंट होगा, 23% यहाँ से आ जाता, 70% यहाँ से आ जाता, जो हमारी 7% बची हुई CO2 होती है, वो CO2 होती है, वो टिश्यू से ब्लड के पास कैसे आती है, डिजॉल्व प्लाज्मा के रूप में आती है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं जो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होता है, ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टेकन टू ब्लड टू, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हम क्या कर देते हैं, हम ब्लड से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हम टिश्यू को दे देते हैं, और रिलीज ऑक्सीजन सारी हमारी रिलीज ऑक्सीजन है टिश्यू के पास पहुंच जाती है, और जो CO2 होती है वो ब्लड के पास आ जाती है। इस प्रकार 23% CO2 ब्लड के पास आती है, HbCO2 के रूप में आती है, 70% हमारे HCO3 माइनस के रूप में जो प्लाज्मा के रूप में आती है, और 7% डायरेक्टली डिजॉल्व प्लाज्मा की आती है। इस प्रकार बोल सकते हैं जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कितना 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता था, 20 ml ऑक्सीजन ले जाता था, टिश्यू के पास अपनी कितनी पहुंचती है, 5 ml पहुंचती है, 5 ml ही पहुंचती है। जो 15 ml जो 15 ml जो 15 ml जो हमारा जो 15 ml जो हमारा बचा वो दोबारा हमारे हार्ट के अंदर आ जाता है, जो कैसा हो जाता है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम CO2 मिला चुके हैं, तो ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, और इसे हम वीनस ब्लड बोलते हैं।